एपिसोड 6। इस वक्त अवनी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी और तभी घर के अंदर एक लड़की सूट सलवार पहने आती है। वो लड़की अवनी से, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकती हो? अवनी जैसे ही ये आवाज सुनती है तो मुड़कर देखती है। इस वक्त उसके सामने रिया लाइट पिंक कलर सूट पहने खड़ी थी। उसे देखकर अवनी की आंखें थोड़ी नम हो जाती है। एक्चुअली अवनी रिया से थोड़ा डरती थी क्योंकि रिया अवनी को कहती थी कि वो एकांश को कहकर उसे इस घर से बाहर करवा देगी और अवनी नहीं चाहती थी कि वो एकांश की जिंदगी से बाहर हो जाए। रिया डाइनिंग टेबल की हेड चेयर पर बैठती हुई बोलती है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैं तुमसे पानी मांगा है। अवनी ये सुन के पानी का ग्लास रिया की तरफ बढ़ा देती है और उससे कहती है, आप इस चेयर पर मत बैठिए, ये एकांश जी की चेयर है। रिया, हाँ तो एकांश जी भी तो मेरे ही हैं। आफ्टर ऑल तुम्हारे जाने के बाद तो मैं ही मिसेज सिंघानिया बनूंगी ना। अवनी को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। अवनी अपने मन में, अगर ये एकांश जी की गर्लफ्रेंड नहीं होती ना तो अब तक हम इसे इसी नानी याद दिला देते। जब देखो हमारे एकांश जी को सोना कहती रहती है। हूँ चुड़ैल कहीं की। बस अवनी बस रिया के मुंह पर ये बातें नहीं कहती थी, लेकिन वो मन ही मन उसे बहुत गालियां देती थी। तभी वहां पर नीलिमा भी आ जाती है। रिया नीलिमा को देखकर खड़े होकर उसके पैर छू लेती है। नीलिमा, अरे बस बस बेटा, इसकी क्या जरूरत है, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। रिया, थैंक्स आंटी। नीलिमा, वैसे बेटा आप यहाँ क्या कर रही है? एकांश तो अभी ऑफिस गया है और वो तो लेट ही आता है। रिया अच्छी बनती हुई, आई नो आंटी, बट क्या करूँ, माने कल से एकांश जी को देखा नहीं है तो सोचा उनसे मिलने चली आऊं, उन्हें बहुत फिक्र रहती है ना मेरी। लास्ट वाली लाइन रिया ने अवनी की तरफ देखते हुए बोली थी। नीलिमा, ठीक है बेटा, अब तुम आ ही गई हो तो पहले दिन हमारे साथ बैठकर डिनर कर लो। रिया, जी आंटी। तभी जिया भी वहां आ जाती है। जिया रिया को देखकर मुंह बना लेती है और अपनी चेयर पर बैठ जाती है और रिया की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे भाई ना तुम्हें फ्लैट दिया हुआ है ना, तो तुम जाके वहां क्यों नहीं रहती? जब देखो दूसरे दिन था मुंह उठाकर चली आती हो। रिया को जिया की ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो कुछ कहने ही वाली होती है कि नीलिमा जिया की ओर देखकर कहती है, जिया बेटा ऐसा नहीं कहते, ये एकांश की गर्लफ्रेंड है। जिया, हाँ तो अवनी तो भाई की वाइफ है ना। नीलिमा, हाँ बेटा, मगर एकांश अवनी को अपनी पत्नी मानता भी तो नहीं है ना। जिया ये सुन के चुप हो जाती है क्योंकि वो नीलिमा से कोई बहस नहीं करना चाहती थी, वरना एकांश बाद में उसे ही सुनाता। पर ये बात सुन के अवनी का मुंह लटक जाता है और रिया के फेस पर तिरछी स्माइल आ जाती है। रिया अपने मन में, और कभी मानेगा भी नहीं, आखिर उसे मैंने पूरी तरह अपने काबू में जो कर रखा है वो सिर्फ मेरे प्यार में पागल है। जिया अवनी की ओर देखकर, अवनी तुम बैठो और खाना खा लो। नीलिमा, हाँ बेटा, तुम कब तक एकांश के आने के बाद खाना खाओगी? वो तो बहुत लेट आएगा और जब आएगा तब मैं उसे खाना परोस दूंगी। तुम्हें पता है ना, उको तो तुम्हें अपने सामने भी नहीं देखा चाहता, फिर अगर तुम उसके सामने गई तो वो तुम पर ही गुस्सा करेगा। अवनी, नहीं माँ, हम अभी भूख नहीं है, हम थोड़ी देर में खा लेंगे और हम एकांश जी का वेट नहीं कर रहे हैं, हमें सच में भूख नहीं है अभी। जिया तुम खा लो, लाओ हम तुम्हें खाना परोस देते हैं। कहते हुए अवनी जिया को खाना परोसने लगती है और उसके बाद रिया और नीलिमा जी को भी खाना परोस देती है और वो तीनों खाना खाने लगते हैं। अवनी वहीं सोफे पर बैठकर एकांश का इंतजार करने लग जाती है। उसने कह तो दिया था कि वो एकांश का इंतजार नहीं कर रही है, मगर उसे एकांश को देखने की तलब हो रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही रिया और नीलिमा अपना खाना खत्म करते हैं, उन्हें एंट्रेंस से आता हुआ एकांश दिखता है। रिया एकांश को देखते ही उसकी तरफ भागकर गले लग जाती है। एकांश अपनी जगह पर ही रुक जाता है और उसे रिया के चुने से बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर एकांश अवनी नजरें इधर उधर करता है तो उसकी नजरें अवनी की नाम आंखों से मिल जाती है, जो खड़े हुए उसे ही देख रही थी। अवनी की नाम आंखें देखकर एकांश रिया को झट से अलग कर देता है। ये देखकर रिया चौंक जाती है क्योंकि जब भी वो एकांश को गले लगाती थी तो एकांश भी उसे टाइटली हक लेता था। फिर रिया थोड़ा नॉर्मल होकर, एकांश जी, आपको पता है मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, मैंने आपको कल से नहीं देखा था इसलिए मैं आपको यहाँ सरप्राइज देने आ गई। एकांश उसे देखकर, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? रिया, पहले से ज्यादा अच्छी। आखिर अपने मेरा ख्याल रखने के लिए निहाल को मेरे पास जो भेज दिया था तो उसने मेरा अच्छे से ख्याल रखा।
हाँ भाई, मैं आपके कहे अनुसार रिया के पास डॉक्टर को लेकर चला गया था, तो मैंने उसे मेडिसिन और खाना सब टाइम पर खिला दिया था। ये आवाज निहाल की थी जो अभी अभी अंदर आया था। निहाल को देखकर एकांश के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ जाती है। फिर वो उसे देखते हुए, तुमने अच्छा किया, और रिया को देखने से ही पता चल रहा है कि तुमने उसका काफी अच्छे से ख्याल रखा है। एकांश ने ये बात एक लहजे में कही थी कि रिया और निहाल एक पल के लिए झेप जाते हैं। निहाल, आपका मतलब भाई? एकांश, अरे मतलब क्या, रिया का तुमने ठीक से ख्याल रखा तभी तो वो मुझे सरप्राइज देने यहाँ आ गई, वरना वो अभी अपने फ्लैट पर होती, राइट? निहाल, हाँ हाँ भाई। रिया, वैसे एकांश जी, कल आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, क्या रहा उस मीटिंग का? एकांश अवनी को देखते हुए, मीटिंग तो बहुत अच्छी गई और मुझे तो वहां पर मेरी फेवरेट डेजर्ट भी मिल गई। अवनी ये सुन के अपनी गर्दन नीचे कर लेती है। और रिया, पर आप तो कभी डेजर्ट खाते ही नहीं हैं। एकांश, हाँ, पर कल खाने का मन हुआ तो खा ली, और मैंने फर्स्ट टाइम डेजर्ट खा ली, और डेजर्ट सच में बहुत अच्छी थी ना, इसलिए तो मेरा आज भी मन कर रहा है खाने का। रिया, तो चलिए न बाहर किसी रेस्टोरेंट में चलकर खा लेते हैं। एकांश रिया की तरफ देखते हुए, नहीं अभी मैं बहुत थक गया हूँ, आज नहीं, किसी और दिन। रिया, ठीक है, वैसे कल तो आपकी शादी को पूरे 4 महीने हो गए हैं ना। रिया ने ये बात इसलिए कही क्योंकि उसे पता था एकांश शादी का जिक्र होते ही गुस्सा करने लगेगा। एकांश, ओ हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। ये सुन के अवनी अपना चेहरा ऊपर करके एकांश को देखती है जो उसे ही देख रहा था। अवनी के दिल में उसकी बातों से एक टीस सी उठती है। उसे लगा एकांश ने सब कुछ उसके साथ बस एक नाटक किया था। इधर नीलिमा, आग लगने के लिए बेटा, ये तुम क्या कहते हो? मुझे लगा तुम मीटिंग खत्म करने के बाद अवनी के साथ डिनर पर गए होंगे और मैंने सोचा इसलिए शायद तुम दोनों घर नहीं आए। अगर अवनी तुम्हारे साथ नहीं थी तो अवनी बेटा तुम रात भर कहाँ थी? अवनी इससे पहले कुछ कहती निहाल बोला, माँ आप भी कैसी बात कर रहे हो? भाभी अपनी किसी फ्रेंड के साथ होगी, बस इसीलिए है ना भाभी? अवनी नामे गर्दन हिला देती है। नीलिमा, तो फिर बेटा आप थी कहाँ? एकांश सीधा अवनी के पास जाकर कहता है, होगी अपने किसी आशिक के साथ। ये सुन के तो अवनी के आंखों में से एक आंसू बह जाता है। इधर अवनी की आंखों में आंसू देखकर एकांश को बहुत बुरा लगता है। एकांश उसकी तरफ देखते हुए एक आई विंक करके कहता है, क्या हुआ, सब कुछ भूल गई क्या तुम, या जानबूझकर याद करना नहीं चाहती? अवनी एकांश के आई विंक से झेप जाती है और एकांश की बात और गौर करते हुए उससे याद आता है कि एकांश ने उसे ड्रामा करने के लिए कहा था। अवनी ये सोचकर खुद से कहती है, अब आप देखिए अपनी बीवी की एक्टिंग मिस्टर सिंघानिया। इधर जिया ने एकांश को आई विंक करते हुए देख लिया था। उसे अवनी की सुबह वाली सारी बातें याद आ जाती हैं और वो खुद से कहती है, तो अब इन मियाँ बीवी का ड्रामा शुरू होगा, देखते हैं कौन कितनी अच्छी एक्टिंग करता है। और इधर निहाल, रिया और नीलिमा ये देखकर खुश हो रहे थे कि अब एकांश अवनी पर अपना गुस्सा उतारेगा। अवनी एकांश की आंखों में देखती हुई हाँ गई थी अपने आशिक से मिलने और रही रात भर उसके साथ, आपको उससे क्या? अवनी के ये बात कहते ही रिया, निहाल और नीलिमा शॉक हो जाते हैं क्योंकि आज तक भले ही एकांश ने अवनी को जितना मर्जी सुनाया हो, मगर अवनी ने उसे आज तक ऐसे उल्टा जवाब नहीं दिया था। वो बस एकांश के बातों पर रोती रहती थी। इधर एकांश, मुझे तो पता ही था कि तुम अपने किसी आशिक से ही मिलने गई होगी, अब ये भी बता दो कौन से वाले से मिलने गई थी? अवनी, आपको उससे क्या करना है? मैं अपने कौन से आशिक से मिलने गई थी, और मैं एक आशिक रखूं या 1000, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मैं आपकी तरह तो अपने आशिकों को हर दूसरे दिन घर पर तो नहीं बुलाती। एकांश, ओ रियली, तो तुम मुझे ये कहना चाहती हो कि मैं रिया को अपने घर बुलाता हूँ? अवनी, जी हाँ, अभी भी वो आपसे मिलने ही आई है, ऐसे में मैं भी तो अपने किसी आशिक को घर बुला सकती हुई। एकांश, मेरे इस घर में तुम्हारा कोई आशिक नहीं आएगा, अगर मिलना ही है तो उनसे बाहर जाके मिलो, समझी? अवनी, क्यों, जब आपकी गर्लफ्रेंड आ सकती है तो मेरा आशिक क्यों नहीं? एकांश, तो ठीक है, आज से रिया भी इस घर में कभी नहीं आएगी। ये सुन के तो रिया बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो जल्दी से एकांश के पास जाकर, एकांश जी आप ये क्या कह रहे हैं, क्या मैं आपसे अब इस घर में मिलने भी नहीं आ सकती? एकांश, ऐसा नहीं है रिया, मैं बस अपने इस पवित्र घर में इस लड़की के एक भी आशिक को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अगर तुम भी यहाँ नहीं आओगी तो ये भी अपने आशिक को घर पर नहीं बुलाएगी। और वैसे भी तुम तो बस मुझसे मिलने आती हो ना, हम कहीं बाहर मिल लिया करेंगे, ठीक है? रिया बस हाँ में गार्डन हिला देती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अवनी पर बहुत गुस्सा आता।
एकांश अवनी की ओर देखकर, अब तो रिया भी इस घर में नहीं आएगी तो तुम यहाँ किसी को नहीं बुलाओगी। अवनी ठीक है, अब मुझे ऐसे और बहस नहीं करनी, और कहते हुए अपने रूम में चली जाती है। इधर रिया एकांश को देखकर अपने आंखों में झूठे आंसू लेते हुए कहती है, एकांश जी फिर आप मुझे फ्लैट तक छोड़कर आ जाए, वैसे भी अंधेरा बहुत हो गया है और अब तो कोई कैब भी नहीं मिलेगी। इससे पहले एकांश कुछ कहता, नीलिमा रिया के पास आकर, अरे बेटा आज रात तो तुम यही रुक जाओ, अभी तो बहुत देर हो चुकी है और एकांश ने बस तुम्हारा इस घर में आने बंद किया है, बाकी तुम उसके दिल में तो हो, यही बहुत है, और एकांश तुम्हें ऐसे मना थोड़ी करेगा, सिर्फ एक रात रहने के किया है ना एकांश। एकांश वैसे तो मना करना चाहता था, लेकिन उसने रिया से कहा, ठीक है रिया तुम गेस्ट रूम में रुक जाओ और कल सुबह चली जाना। रिया ठीक है एकांश जी। एकांश माँ मैं सोने जा रहा हूँ, आज बहुत थक गया हूँ। नीलिमा एकांश बेटा तुम खाना खा लो उसके बाद सो जाना। एकांश नहीं माँ आज भूख नहीं है, आप भी जाओ और आराम कर लो। नीलिमा ठीक है बेटा, जब भूख लगे तो खा लेना। फिर एकांश निहाल को देखकर, निहाल कल ऑफिस में जल्दी जाना है तो तुम भी जाकर सो जाओ। निहाल जी भैया। और वो तीनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही जिया एकांश को झट से गले लगाकर कहती है, वाह भाई क्या एक्टिंग की है आप दोनों ने, अब से वो रिया इस घर में कभी नहीं आएगी, आई एम सो हैप्पी। एकांश जिया को देखकर टाइटली गले लगा लेता है और उसका सिर सहलाने लगता है। एकांश इस वक्त थोड़ा इमोशनल हो गया था और उसे खुद पर हंसी भी आ रही थी कि उसकी इस झल्ली से बहन की जान उसकी वजह से चली गई थी, लेकिन अब एकांश कोई गलती नहीं करेगा। एकांश खुद के इमोशन को कंट्रोल करके जिया को खुद से लग करते हुए कहता है, तो तुम्हें अवनी ने क्या बताया? जिया ज्यादा कुछ नहीं भाई, बस इतना को आपको अब पता चल गया है कि कौन अपना है और कौन पराया, वैसे भाई अब इन सब के सामने ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? एकांश वक्त आने पर पता चल जाएगा, अभी जाओ और सो जाओ। जिया ठीक है भाई, लेकिन अवनी को खाना जरूर खिला देना, उसने आपके इंतजार के चक्कर में कुछ नहीं खाया, और आप भी खा लेना। एकांश उसकी बात सुन के हम कहता है और फिर जिया अपने रूम में चली जाती है। इधर एकांश सीढ़ियों से होता हुआ अपने रूम की तरफ जाते हुए सोचता है कि वो अवनी को अभी मना लेगा और जो बातें उसने बोली है उनके लिए सारी भी कह देगा। उसे पता है कि उसकी मासूम सी बीवी बस बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखने का नाटक कर रही थी, पर अंदर ही अंदर उसे बहुत बुरा लग रहा होगा। एकांश जैसे ही अपने रूम में कदम रखता है उससे याद आता है कि उसने तो पिछले जन्म में अवनी को शादी की पहली ही रात दूसरे कमरे में जाने के लिए कह दिया था। अब एकांश को अवनी हरकतों और गुस्सा आने लगता है। एकांश खुद से यकीन नहीं होता, मैं एकांश सिंघानिया इतना बेवकूफ था जिसने खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार की, अब मुझे मेरी चांद को मनाने के लिए उसके रूम में जाना होगा। अवनी इस वक्त सबसे ऊपर वाले फ्लो के एक रूम में बेड पर लाती हुई रो रही थी। उससे एकांश की आशिकों से मिलने जाने वाली बात सच में बहुत बुरी लगी थी। इधर एकांश एक नज़र पूरे हॉल में देखकर अवनी के रूम की तरफ बढ़ जाता है और जाते ही अवनी के रूम के दरवाजे को खोलकर अंदर से लॉक कर देता है। दरवाजा बंद होने की आवाज सुन के ही अवनी दरवाजे की तरफ देखती है तो उसे एकांश खड़ा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो झट से उसके गले लग जाती है। एकांश भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। एपिसोड 7 अवनी बस एकांश के गले लगे हुए रो रही थी और एकांश उसे चुप करवाते हुए, चुप हो जाओ चांद, मैं जानता हूँ मेरी ऐसी बातों से तुम हट हुई हो, लेकिन मैं क्या करता, मुझे इन लोगों को अपने और तुम्हारे ऊपर शक नहीं करवाना था कि कल हम दोनों साथ में थे। अवनी रोते हुए, मुझे सच में आपकी बात का बहुत बुरा लगा और मेरे कोई आशिक नहीं है, समझे आप? एकांश अवनी की नाक को अपनी नाक से रब करते हुए कहता है, झूठ क्यों बोल रही हो? अवनी हैरान भरी नजरों से उसे एकांश को देखने लगती है और कहती है, मतलब आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? एकांश अपनी सांसों से ज्यादा तो अब मुझे तुम पर भरोसा है मेरी जान, और तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम झूठ क्यों बोल रही हो कि तुम्हारा कोई आशिक नहीं है? मैं हूं ना तुम्हारा इकलौता आशिक। अवनी ये सुन के शर्मा जाती है और अपनी नजरें नीचे की लेती है। एकांश उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर ऊपर उठाते हुए लगता है, आई एम रियली सॉरी चांद, लेकिन मुझे रिया का इस घर में आना बंद करवाना था, इसीलिए वो सब किया। अवनी सिसकते हुए, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती ही, हाँ पहले मुझे समझ नहीं आया था आप मुझसे ये सब क्यों कह रही हो, मगर जब अपने आई विंक करी तो समझ आया कि अपने मुझे नाटक करने के लिए बोला था। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? अगर रिया को घर से बाहर करवाना था तो सिर्फ उसके सामने नाटक करते ना, मम्मी जी और निहाल के सामने करने की क्या जरूरत थी?
एकांश ये जरूरी था ताकि वो दोनों भी अब रिया को घर पर न बुला सके। फिर एकांश अपने मन में, जिनके लिए तुम फिक्र कर रही हो ना जान वो तुम्हारी फिक्र के लायक नहीं है। जब तुम्हें इनको सच्चाई पता चलेगी तो तुम खुद इन्हें देखोगी कि कैसे ये लोग मुंह पर मीठा बनकर पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं। एकांश अवनी से अलग होते हुए, देखो मैं तुम्हें मनाने के चक्कर में फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ और खाना तो मैंने खाया भी नहीं है। क्या तुम्हें अपने पति को भूखा रखकर अच्छा लगता है? अवनी अरे हम तो खाने के बारे में भूल ही गए। एकांश चांद तुम भूलती बहुत हो, कभी किसी दिन प्लीज मुझे मत भूल जाना। अवनी कोई अपने प्यार को कभी भूलता है क्या? अवनी की ये बात सुन के एकांश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। एकांश आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लेता है और अवनी से कहता है अब मुझे फ्रेश होने के लिए अपने रूम में जाना होगा। अवनी उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे क्लोजेट में आपके कपड़े पड़े हैं, आप वो पहन लीजिए। एकांश उसके थोड़ा करीब होते हुए, तुम्हारे क्लोजेट में मेरे कपड़े कैसे आए चांद? क्या तुम मेरी खुशबू को अपने पास रखना चाहती थी इसलिए मेरे कपड़े अपने पास रख लिए? अवनी ये ऐसा कुछ नहीं है, मैं जिया के साथ जब शॉपिंग पर गई थी तो वहां से आपके लिए लेकर आई थी, लेकिन कभी आपको देने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि आपको तो मेरा अपने पास आना भी अच्छा नहीं लगता था, तो फिर मेरे खरीदे हुए कपड़े कैसे लेते? एकांश को ये बात सुन के अपने दिल में दर्द सा होता है। वो कहता है ठीक है चांद, अब दे दो अपने खरीदे हुए कपड़े, अब पहन लूंगा मैं। अवनी अपने क्लोजेट से एकांश के लिए कपड़े निकालकर उसे देते हुए कहती है आप फ्रेश हो जाए, तब तक मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। एकांश उसका हाथ पकड़कर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं चांद अपने लिए भी ले आओ, मुझे पता है तुमने भी खाना नहीं खाया है। अवनी ठीक है। एकांश और हाँ संभल कर जाना, अगर बीच में कहीं मॉम और निहाल मिल जाए तो मत बताना, मेरे लिए खाना लेकर आ रही हो, ठीक है? अवनी हाँ मैं समझ गई, अब आप जल्दी से फ्रेश हो जाए। एकांश बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है और अवनी नीचे किचन में अपने और एकांश के लिए खाना लेने चली जाती है। अवनी जैसे ही खाना लेकर किचन से बाहर निकलती है तो उसे रास्ते में निहाल मिल जाता है। अवनी निहाल आपको कुछ चाहिए था क्या? आप इतनी रात को किचन में? निहाल उसे देखकर नहीं भाभी मैं तो बस पानी लेने आया था, आप ये खाना किसके लिए लेकर जा रही है? अवनी वो मैंने अभी खाना नहीं खाया है ना, इसलिए अपने लिए लेकर जा रही हूँ। निहाल खाने को देखते हुए पर ये तो शायद 2 लोगों का खाना है, क्या आप भाई के लिए भी खाना लेकर जा रही हो? अवनी नहीं नहीं वो ये सारा खाना मेरे लिए ही है, वो मैंने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था और अब भी मुझे बहुत भूख लगी है इसीलिए। निहाल को उसकी ये बात थोड़ी अजीब लगती है मगर फिर वो अवनी को कहता है ओके भाभी आप खा लो। अवनी गुड नाइट कहते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती है। निहाल उसे पीछे से देखता हुआ खुद से कहता है इसे भी जल्दी इस घर से निकलवाना पड़ेगा, बस एक बार ये अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को भाई के नाम कर दे उसके बाद इसका भी खेल खत्म। इसकी वजह से आज रिया का इस घर में भी आना बंद हो गया कि बात नहीं, जल्दी ही इसे भी रास्ते से हटा दूंगा और ये काम तो मैं अपने पूजनीय भाई से ही करवाऊंगा। कहते हुए वो भी पानी लेकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। इधर अवनी जैसे ही रूम में एंटर करती है तो उधर से एकांश फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आता है। अवनी खाना अंदर रखकर रूम के दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है। एकांश ये देखकर अवनी तो थोड़ा टीज करते हुए चांद तुमने दरवाजे की कुंडी क्यों लगा दी, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मुझे तो तुम्हारे इरादे नेक नहीं लगते, कहते हुए अपने सीने को अपने दोनों हाथों से छुपा लेता है। अवनी ये देखकर शॉक होकर कहती है मेरा कोई ऐसा वैसा इरादा नहीं है, मैंने तो बस इसीलिए दरवाजा लॉक किया है ताकि कि रूम में ना आ जाए। एकांश इतनी रात को कोई तुम्हारे रूम में नहीं आएगा, सब सो रहे होंगे। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मेरे लिए ये कपड़े एकदम परफेक्ट साइज के कैसे लिए? तुम्हें मेरा साइज कैसे पता लगा? अवनी उसकी ये बात सुन के अपनी आंखें बड़ी करती हुई एकांश को कहती है हमें आपका साइज नहीं पता था, वो तो हमने ऐसे ही अंदाजा लगा कर के लिए थे। एकांश तुम्हारा अंदाजा तो सीधा निशाने पे जाकर लगा है, देखो मुझे एकदम परफेक्ट आए हैं ये कपड़े, हो अच्छे भी है। एकांश ने इस वक्त एक लूज ब्लैक कलर का लोअर और एक व्हाइट कलर की वी नेक वाली टी शर्ट पहन रखी थी जिसमें उसका थोड़ा सीना दिखाई दे रहा था। अवनी ये सुन के स्माइल करती है और एकांश को देखकर कहती है अब आप खाना खा लीजिए। एकांश सोफे पर बैठकर अवनी को भी अपनी गोद में बिठाते हुए कहता है चांद तुम मुझे अपने हाथों से खिला दो ना। अवनी जो इस वक्त एकांश की गोद में बैठाने से शर्मा गई थी उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए हाँ कहा और एकांश को अपने हाथों से खिलाने लगी और एकांश भी अवनी हाथों से अवनी को खाना खिलाने लगा।
खाना खाने के बाद एकांश चलो अब मुझे डेजर्ट दो। अवनी ये सुन के एकांश के लिप पर एक लाइट किस कर लेती है। एकांश ये देखकर मन ही मन खुश होता है, लेकिन वो अवनी को परेशान करता हुआ, मैंने तो वो प्लेट में रखा हुआ डेजर्ट देने को कहा था, तुम्हें लगा मैं ये डेजर्ट मांग रहा हूँ। अवनी ये सुन के बस अपनी गर्दन नीचे कर लेती है और जैसे ही एकांश को प्लेट में रखी हुई डेजर्ट देने को होती है। एकांश, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे तो यही वाली डेजर्ट चाहिए जो अभी तक तुमने मुझे दी है, लेकिन मुझे ये बहुत ज्यादा चाहिए, थोड़ी से में मेरा काम नहीं चलेगा। एकांश ये कहता हुआ अवनी को उठाकर बेड की ओर लेकर जाने लगता है। अवनी गिरने के डर से अपनी बाहों को एकांश के गर्दन पर लपेट लेती है। अवनी डरते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे नीचे उतारिए और जाकर अपने रूम में सो जाए। एकांश उसकी ये बात सुनकर, चांद मैंने सुबह कहा था ना कि रात को हम तुम एक कमरे में बंद होकर गलत हरकत करेंगे, और रही बात सोने की तो अब मैं अपने चांद के पास ही सोऊंगा। अवनी ये सुन के शर्म से अपना चेहरा नीचे कर लेती है, उसके गाल इस वक्त हल्के हल्के लाल हो चुके थे। एकांश अवनी को बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है और अवनी की होठों पर टूट पड़ता है। इस वक्त अवनी और एकांश दोनों की ही दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। अवनी भी धीरे धीरे एकांश की किस में साथ देने लगती है। एकांश ये देखकर और तेजी से अवनी को किस करने लगता है। तकरीबन 20 मिनट बाद एकांश अवनी को छोड़ता है, जिससे अवनी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, जिसकी वजह से अवनी का सीना एकांश के सीने से छूने लगता है, जिससे एकांश को अवनी बॉडी में गर्माहट महसूस होती है। एकांश झट से अवनी की गर्दन पर अपने होठ चलाने लगता है। अवनी जो अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, ये महसूस करके उसकी धड़कनें रोलर कोस्टर की तरह चलने लगी। वो मदहोशी भरी आवाज में बोली, एकांश मत कीजिए ना, कुछ कुछ हो रहा है। एकांश जो खुद मदहोश होकर अवनी को किस कर रहा था, वो उसके मुंह से अपना नाम सुनकर रुक जाता है और अवनी के चेहरे की तरफ देखने लगता है। एकांश अवनी से, चांद एक बार फिर से मेरा नाम लो ना। अवनी, एकांश जी प्लीज मत कीजिए, मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। एकांश अवनी के मुंह से अपना नाम सुन के अपनी आंखें बंद कर लेता है और आंखें बंद करके उसके कान के पास जाकर कहता है, क्या अजीब लग रहा है चांद। अवनी, पता नहीं, बस पेट में मानो तितलियां से उड़ रही हैं। ये सुन के एकांश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अवनी को देखकर कहता है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ और तुम्हारे बहुत करीब हूँ। अवनी ये सुन के, तो क्या आपके पेट में भी तितलियां उड़ रही है, क्योंकि मैं भी तो एक बहुत करीब हूं ना। एकांश को ये सुन के हंसी आ जाए है, वो कहता है, नहीं मेरे पेट में तितलियां तो नहीं उड़ रही, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने का मन हो रहा है। मन कर रहा है कि आज ही तुम्हें अपने अंदर संभाल लूं। लेकिन मैं चाहता हूं वो यादें हमारी जिंदगी की सबसे अच्छी यादें बने, और उसके लिए तो मुझे स्पेशल इंतजाम करना है। ये सुन के अवनी अपना सिर एकांश के सीने में छुपा लेती है और एकांश उसे अपनी बाहों में लेकर उसके सिर को सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद एकांश को अपने सीने पर अवनी की गर्म सांसें महसूस होती है, तो वो देखता है कि अवनी सो चुकी है, तो वो आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लेता है और फिर अपनी आंखें बंद करते हुए खुद से, कल तो मुझे अपने फ्रेंड को भी मनाना पड़ेगा, आखिर निहाल की वजह से मैंने उससे अपनी दोस्ती जो तोड़ दी थी, और वो बेचारा तो आखिरी सांस तक मेरे लिए लड़ा था और मेरी वजह से उसकी जान भी चली गई। तभी एकांश के फोन और नोटिफिकेशन आता है, जिससे एकांश अपना फोन चेक करता है, तो मैसेज देखकर एकांश के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है। वो खुद से कहता है, और तो अब कल मेरा दुश्मन भी आ रहा है, इंतजार रहेगा मुझे अपने इस दुश्मन का जो बहुत ही जल्द मेरा रिश्तेदार बनेगा, कहकर हंसने लगता है और फिर वो अवनी को गले लगाकर सो जाता है। इधर दिल्ली में एक आलीशान बंगले में एक 27 साल का लड़का अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड पर चिल्लाते हुए कहता है, खा खाकर सांड होते जा रहे हो, तुम सब एक काम दिया था तुम लोगों से, वो भी नहीं हो पाया, पिछले 5 महीनों से तुम एक लड़की को ढूंढ नहीं पा रहे हो। एक बॉडीगार्ड, सर हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बस इतना पता चला है कि वो लड़की मुंबई में रहती है, बाकी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। हॉस्पिटल के फॉर्म में भी उसने अपनी झूठी इन्फॉर्मेशन फिल की थी, जिससे हम उसे अब तक ढूंढ नहीं पा रहे। वो लड़का ठीक है, तुम सब जाओ और अपने कुछ आदमियों को मुंबई भेजकर उसके बारे में पता लगवाने की कोशिश करो। उसके कहते ही सारे बॉडीगार्ड वहां से चले जाते हैं।
उनके जाने के बाद वो लड़का अपने मोबाइल में एक फोटो निकालते हुए उस फोटो को चूमकर खुद से कहता है, तो मेरी जान मुंबई में रहती है तो जान, अब मैं तुम्हारे लिए कल मुंबई आ रहा हूँ, बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ, फिर कभी तुम्हें मुझसे दूर जाने नहीं दूंगा। और मुंबई तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी रहता है, काफी वक्त हो गया है उससे मिले हुए। मुंबई जाकर तो एक तीर से दो निशाने होंगे, पहला मेरी जान को ढूंढकर उसे अपना पास लाना और दूसरा अपने दुश्मन को हार का मजा भी चखा देंगे। कहते हुए अपने मोबाइल से अपने असिस्टेंट को कॉल करने लगता है। दूसरी तरफ उसका असिस्टेंट जी सो रहा था, बिना नाम देखे नींद में ही फोन उठाकर कहता है, अबे किसे मौत आ गई है इतनी रात को, एक तो दिन में वो मेरा दोस्त जो बदकिस्मती से मेरा बॉस बन गया है, वो गधे की तरह सारे दिन काम करवाता रहता है और अब तुम रात को चैन से सोने भी नहीं देते, अब बोलो भी चुप क्यों हो। उधर वो लड़का, वही बोल रहा हूँ जो तुमसे गधे की तरह काम करवाता रहता है। दूसरी तरफ से वो लड़का ये आवाज सुन के हड़बड़ा जाता है और बेड पर बैठते हुए, बॉस अपने इतनी रात को कॉल क्यों किया, कुछ काम था। कॉल के दूसरी तरफ उसका बॉस, हाँ काम के लिए ही फोन किया है विशाल, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं हो जिसका हाल चाल जानने के लिए मैं इतनी रात को कॉल करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, कल हम मुंबई जा रहे हैं तो सुबह तक जेट रेडी हो जाना चाहिए। इधर विशाल, सर कल मुंबई कुछ काम था क्या? बॉस कितना कहा है उतना करो समझे, कहकर कॉल कट कर देता है। इधर विशाल फोन को घूरते हुए, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने इसे अपना दोस्त बना लिया था। हर वक्त बस काम काम, ये भी नहीं कि मुझे वैकेशन पर ही भेज देता कि मैं अपने लिए एक क्यूट सी गर्लफ्रेंड बना लूं, ना तो खुद बनाता है ना ही मुझे बनाने देता है। फिर ऊपर की ओर हाथ जोड़कर, हे भगवान इसकी जिंदगी में जल्दी से एक लड़की भेज दो या इसे उस लड़की से मिला दो जिसके पीछे ये पिछले 5 महीनों से पड़ा हुआ है, और वो ऐसी लड़की होनी चाहिए जो इसे इसकी नानी अम्मा याद दिला दे और इसे अपने सामने झुकाने पर मजबूर कर दे, फिर पता चलेगा इसे। हूँ चल विशाल बेटा, लग जा जेट रेडी करवाने के काम पर। ये कहते हुए विशाल किसी को कॉल करके इंस्ट्रक्शन देने लगता है और थोड़ी देर बाद सो जाता है। आखिर कौन था ये लड़का, किसे ढूंढ रहा है ये पिछले 5 महीनों से? एपिसोड 8। एकांश इस वक्त 30 फ्लोर पर अपने केबिन में बैठा हुआ था, उसके ठीक सामने एक शख्स खड़ा हुआ था जो तकरीबन उसी की उम्र का था। एकांश, क्या तुम यहाँ मुझे बस देखने के लिए आए हो? आई नो कि मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम हूँ कि लड़कियों की नज़र मेरे चेहरे से हटती नहीं, मगर तुम थोड़ा अपने जेंडर पर भी ध्यान दो। ये सुन के सामने वाला लड़का, सॉरी सर बट मैं आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा था कुछ बोलने के लिए। वो क्या है ना, जब मैं बिना ऑर्डर के बोलना शुरू करता था तो आप ही ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा था कि जब तक मैं बोलने को न कहूँ तब तक अपना मुंह मत खोला करो। एकांश को ये सुन के थोड़ा बुरा लगता है, फिर वो कहता है, अब ये फॉर्मेलिटी छोड़ो और जैसे मुझसे पहले जैसा बिहेवियर करते थे वैसा करो, समझे अविनाश? जी हाँ, ये है अविनाश, एकांश का पर्सनल असिस्टेंट और इकलौता खास दोस्त, जिसे एकांश ने पिछले जन्म में निहाल की वजह से अपनी दोस्ती तोड़ ली थी, क्योंकि निहाल ने अविनाश पर कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को चुराकर राइवल्स को बेचने का इल्जाम लगाया था, जिससे एकांश ने अविनाश को बहुत सुनाया था, लेकिन उसने फिर भी कंपनी में एक मौका दिया, लेकिन उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं की। ये सुन के अविनाश थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, सॉरी सर बट मैं अब अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना जान गया हूँ, और ये भी कि आप मेरे बॉस हैं और कुछ नहीं। ये सुन के एकांश, साले चुप कर, तुझे इज्जत दे रहा हूँ तो चुपचाप रख लेना, लड़कियों की तरह इतने भाव क्यों खा रहा है? अगर तूने पहले जैसा बिहेवियर नहीं किया ना तो मैं आंटी अंकल को तेरे आज तक सभी लव स्टोरीज और ब्रेकअप के बारे में बता दूंगा, फिर हो जाना घर से बेदखल। अविनाश, ये सुन के, साले तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे कोई अच्छी लड़की मिलती ही नहीं है जो मुझे लगे कि जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी, इसीलिए मैं उनसे ब्रेकअप करता हूँ। अविनाश एक मस्त मौला लड़का है, उसे लड़कियों के साथ मेकआउट करना अच्छा लगता था, लेकिन वो उन्हीं लड़कियों के साथ मेकआउट करता है जो उसे सामने से अप्रोच करती है। उसके बिस्तर पर अटक बहुत लड़कियां आई, लेकिन उनमें से कभी उसके दिल तक नहीं पहुंच पाए। अविनाश उन लड़कियों को बस 45 दिन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनाता था ताकि वो उन्हें पहचान सके, लेकिन कमबख्त अब तक एक भी लड़की उसके दिल को ना जीत सकी। अविनाश आगे बोलता है, तुमने ही तो मुझसे कहा था कि अब हमारा रिश्ता बस एक एम्प्लॉय और बॉस का रहेगा, इसके अलावा हमारी दोस्ती टूट चुकी है, और तुम्हें तो मुझसे ज्यादा अपने उस भाई पर भरोसा है ना, तो फिर आज ये बदलाव कैसे?
एकांश हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने उस दिन तुम पर भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन यार अब मुझे सब पता चल चुका है कि निहाल को सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी से मतलब है, इसके अलावा किसी और चीज से नहीं। और मुझे ये भी पता चल चुका है कि रिया और निहाल मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं, इसलिए माँ तुझे सॉरी मांगता हूँ यार कि मैंने उस दिन तुम पर भरोसा नहीं किया। अविनाश अच्छा हुआ तुम्हें सब पता चल गया, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि रिया जितनी भोली बनने का नाटक करती है ना उतनी भोली है नहीं। मैंने और अवनी ने खुद उसे क्लब में डांस करते हुए देखा था। उस दिन अविनाश भी जिया और अवनी के साथ बर्थडे पार्टी पर गया हुआ था। एकांश तुम अवनी के साथ वहां क्या करने गए थे? अविनाश ज्यादा बन मत, तुझे भी पता है कि अवनी और जिया को मैं अपनी बहन मानता हूँ। उस रात उन दोनों को अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना था तो उन्होंने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था। जिया ने तो तुम्हें भी कॉल किया था पर तुम तो अपनी उस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड रिया के साथ थे उस दिन। एकांश को ये सुन के याद आता है कि उस रात वो और रिया मूवी साथ में देखने गए थे और रिया ने उसका फोन लेकर उसे स्विच ऑफ कर दिया था। एकांश हाँ ठीक है, मुझे बहुत सारी गलतियां हो गई, अब मुझे माफ भी कर दे यार। अविनाश ठीक है किया माफ, लेकिन एक शर्त पर, तू अब मेरी बहन अवनी का दिल नहीं दुखाएगा। एकांश हाँ अब तो मैं क्या, अगर कोई और भी उसका दिल दुखा नहीं पाएगा, अब मैं अपनी बीवी को उसके हिस्से का सारा प्यार दूंगा। अविनाश तो अब क्या सोचा है निहाल और रिया के बारे में? एकांश सोचना क्या है, रिया का तो आज से ही घर पर आना बंद करवा दिया है। कहते हुए अविनाश को कल रात की सारी बातें बता देता है और फिर कहता है अब बस निहाल को ऑफिस बुलाओ और एक आम एम्प्लॉय की तरह ही उसे ट्रीट करो। वैसे भी वो सारा दिन तो बाहर ही रहता है, जब उसे कोई चालबाजी करनी होती है वो तभी ऑफिस में आता है। अविनाश जो हुक्म मेरे आका कहकर हंसने लगता है और फिर कहता है मैं तुम्हें ये बताना आया था कि आज हमारी तुम्हारे राइवल्स के साथ एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी है। वो आज सुबह ही दिल्ली से आ चुका है और आते ही सबसे पहले उसने हमारे सबसे बड़े प्रोजेक्ट को छीनने के लिए हमारे क्लाइंट्स के साथ मीटिंग रखी है जिसमें हमें भी बुलाया है। एकांश एक डेविल स्माइल के साथ चलो फिर चलते हैं, आखिर इतने टाइम बाद जी उसे मुलाकात होगी, वरना तो वो अपने दर्शन देता ही कहाँ है। अविनाश उसकी ये बात सुन के क्या चल रहा है अक्की तुम्हारे दिमाग में? अविनाश एकांश को निक नेम से बुलाता है। एकांश कुछ ज्यादा नहीं, बस इस बार हम उससे कोई दुश्मनी नहीं निभाएंगे, अगर उसे हमारा प्रोजेक्ट चाहिए तो हम उसे दे देंगे। अविनाश और इस क्यों? एकांश अब अपने जीजा को ये साला एक प्रोजेक्ट गिफ्ट में तो दे ही सकता है। अविनाश मतलब मैं कुछ समझा नहीं। एकांश अविनाश को कुछ बताता है जिसे सुन के अविनाश हो तो ये बात है, फिर तो ये प्रोजेक्ट उसे देना बनता है। एकांश हाँ अब तुम भी जाकर काम करो, बड़ा फ्री टाइम है तुम्हारे पास आजकल। अविनाश मुझे तेरे जैसे खड़ूस के पास बैठने का शौक भी नहीं, वो तो तूने ही अपने पास बिठाकर रखा मुझे, और तुमसे तो ज्यादा ही काम है मेरे पास। अभी मैं निहाल को कॉल करके ऑफिस बुलाता हूँ, उसके बाद मीटिंग के लिए चलेंगे। एकांश बस हाँ में गर्दन हिला देता है। अविनाश बाहर की ओर चला जाता है और निहाल को फोन करने लग जाता है। निहाल को इस वक्त रिया के साथ कुछ प्लानिंग कर रहा था। जैसे ही वो अविनाश की कॉल देखता है तो उसे पिक करके बहुत ही रुडली आवाज में कहता है कहो क्या कहना है और आज तुमने मुझे क्यों कॉल किया? अविनाश मुझे आपको कॉल करने का कोई शौक नहीं है मिस्टर निहाल, वो क्या है ना, मुझे बॉस ने ऑर्डर दिया है कि आपको कॉल करके ये कहूँ कि कभी आप ऑफिस भी आ जाए करे, अपने ये ऑफिस बस घूमने के लिए तो ज्वाइन नहीं किया है। निहाल बकवास बंद करो अपनी, वो मेरे भाई का ऑफिस है, मैं जब चाहे आऊंगा और जब चाहे नहीं। तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? और अगर भाई को मुझे ऑफिस बुलाना ही होता तो वो खुद कॉल करते, ना कि तुम जैसे एक नौकर को कॉल के लिए बोलते। अविनाश अफसोस मिस्टर निहाल, आपके भाई ने इसी नौकर को आपको कॉल करने के लिए बोला है और कहा है अगर आप दिए हुए टाइम से पहले नहीं आए तो आपको अपनी पोस्ट से हाथ धोना पड़ सकता है। निहाल हैरान होकर वॉट भाई ऐसा कभी नहीं बोल सकते। अविनाश अब वो तो आप यहाँ आकर अपने भाई से ही पूछ लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है और क्या नहीं, औख कहकर फोन कट कर देता है। उधर निहाल अपने फोन को देख रहा था, तभी रिया कहती है क्या हुआ बेबी, इतने हैरान क्यों हो, किसका कॉल था? निहाल रिया की सब कुछ बता देता है और फिर रिया समझ नहीं आता इस एकांश को हुआ क्या है, पहले इसने मेरा घर में आना बंद करवा दिया और अब तुमसे तुम्हारी पोस्ट को छीनने की धमकी देना। निहाल यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? पहले तो मैं अगर महीने भर लिए ऑफिस भी नहीं जाऊं था तो वो मुझे कुछ नहीं कहते थे, मगर अब मुझे धमकी देकर ऑफिस बुला रहे हैं।
रिया निहाल बेबी इसका जल्दी से बंदोबस्त करना होगा, मैं अब अपनी और तुम्हारी और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। निहाल टेंशन मत को रिया डार्लिंग, बहुत जल्द हम अपने प्लान को अंजाम देंगे, फिलहाल मैं ऑफिस जाता हूँ और अपना ध्यान रखना। रिया और बेबी तुम भी अपना ध्यान रखना और उस अविनाश और एकांश की नजरों के बचकर रहना। निहाल हम कहकर वहां से ऑफिस की ओर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब निहाल ऑफिस पहुंचता है तो वो डायरेक्ट ही एकांश के कैबिन में एंटर कर जाता है। एकांश जो अपना सिर नीचे करके फाइल को रीड कर रहा था, वो केबिन के दूर के खुलने से अपना सिर उठाकर निहाल की तरफ देखता है तो थोड़ा गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है कि किसी के कैबिन में आने से पहले दूर को नॉक किया जाता है। निहाल ये सुन के शॉक हो जाता है और फिर जल्दी से मासूम सा बनकर, पर भाई मैं तो हमेशा से ही आपके केबिन में बिना नॉक किए आता हूँ, फिर आज आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। एकांश ये सुनकर थोड़ा नॉर्मल होकर माना कि तुम पहले मेरे केबिन में बिना नॉक किए आते थे, लेकिन अब तुम नॉक करके आया करो, क्या पता किसी दिन मेरे कैबिन में मेरे क्लाइंट्स बैठे हो और तुम ऐसे ही चले आओ तो मेरे क्लाइंट मेरे बारे में क्या सोचेंगे। निहाल ठीक है भाई, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। वैसे आपने मुझे ऑफिस क्यों बुलाया है, आपको पता है ना मुझसे ऑफिस का काम नहीं किया जाता। एकांश इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है, तुम्हें पता भी है तुम्हारे डिपार्टमेंट में से किसी ने पूरे 10 करोड़ का घोटाला किया है और तुम तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर हो ना, तो तुम्हारे होते हुए ये केस हो गया। अगर तुम अपने काम पर ध्यान देते तो आज मुझे इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। निहाल ये सुन के घबरा जाता है क्योंकि ये घोटाले उसी ने किए थे, पर उसे नहीं पता था कि एकांश इस बार उसके डिपार्टमेंट की फाइल्स को चेक करने वाला है, वरना तो वो निहाल को ही एक दिन बुलाकर उसके डिपार्टमेंट की फाइल्स चेक करवाता था। निहाल अपना थक गटकते हुए, भाई आप टेंशन मत लीजिए, मैं पता करवाता हूँ ये सब किसने किया है, कौन है वो धोखेबाज जो हमारा ही नमक खाकर हमें ही धोखा दे रहा है। एकांश उसकी बात सुन के, हाँ तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, जल्दी पता करो और उसे मेरे सामने लेकर खड़ा करो, मैं उसे अपने हाथों से मरूंगा। और फिर अपने मन में, को सबसे बड़े नमकहराम तो तुम हो निहाल, मानना पड़ेगा तुम्हारी एक्टिंग को, तो अब क्या नहीं खुद को बचाने के लिए किसका फायदा उठाओगे। निहाल ये सुन के बस हाँ कहकर बाहर चला जाता है। निहाल बाहर जाते ही खुद से, आखिर हो क्या रहा है, इन्हें उस घोटाले के बारे में कैसे पता चला, अब इससे पहले इन्हें मेरे बारे में पता चले मुझे जल्द से जल्द किसी और को पकड़कर इसके सामने के जाना होगा ताकि मुझ पर इनका शक न जा सके। थोड़ी देर बाद ही अविनाश एकांश के कैबिन में आता है और फिर वो दोनों मीटिंग के लिए चले जाते हैं। पैराडाइज होटल काल्पनिक नाम के सामने 4 से 5 गाड़ियां रुकती है, बीच वाली में से एकांश और अविनाश निकलते हुए होटल के अंदर की ओर जाने लगते हैं और बाकी गाड़ियों में से एकांश के बॉडीगार्ड्स निकलकर उसे फॉलो करने लगते हैं। एकांश और अविनाश जैसे ही होटल रूम के अंदर गए, वहां पर एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। एकांश ने एक नज़र घुमा कर देखी तो वहां पर ऑलरेडी 4 शख्स बैठे हुए थे। एकांश भी वहां रखी चेयर पर बैठ जाता है और उसके बगल में अविनाश भी बैठ जाता है। तभी उनमें से एक शख्स, तो कैसे हैं आप सिंघानिया साहब, काफी वक्त हो गया है मुलाकात नहीं हुई, कहीं आप भूल तो नहीं गए अपने इस शुभचिंतक को। एकांश, नहीं मिस्टर मल्होत्रा, एकांश सिंघानिया अपने शुभचिंतकों को हमेशा याद रखता है और आप तो बहुत खास है मेरे लिए। वो शख्स कहता है, जीवन मल्होत्रा की पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि हर कोई उससे एक बार मिले तो सामने वाले को वो मुलाकात याद ही रहती है। ये है जीवन मल्होत्रा, उम्र 27, एशिया के टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक, नीली आंखें, पतली नाक और पतले होठ, चौड़ा सीना, पर्सनैलिटी बिल्कुल हीरो के जैसी, लेकिन इनका गुस्सा एकदम ज्वालामुखी की तरह, अगर इन्हें एक बार गुस्सा आ जाए तो इन्हें शांत करना बहुत मुश्किल है और ये इस कहानी के सेकंड मेल लीड है। तभी मिस्टर राजीव सक्सेना कहते हैं, मिस्टर एकांश सॉरी टू से, बट हम अब ये प्रोजेक्ट मल्होत्रा कंपनी को हैंडओवर करना चाहते हैं, हमने इसीलिए आपको यहाँ बुलाया है ताकि हम आराम से इस टॉपिक पर बात कर सकें। एकांश को अच्छे से पता था कि जीवन ने सक्सेना से कम बजट पर प्रोजेक्ट करने की मांग की है, जिसकी वजह से सक्सेना उससे प्रोजेक्ट छीन रहा है। जीवन, मिस्टर एकांश, आई थिंक आपकी कंपनी के एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मिस्टर सक्सेना ये प्रोजेक्ट हम दे रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं इससे। एकांश एक स्माइल के साथ, अब अगर आप कह रहे हैं मेरे एम्प्लॉय इस प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कहते होंगे, वैसे मुझे इस प्रोजेक्ट को हैंडओवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर मिस्टर सक्सेना की तरह देखते हुए, मिस्टर सक्सेना आप अपनी कंपनी का प्रोजेक्ट जिसे चाहे दे सकते हैं, आफ्टर ऑल आपकी कंपनी है, आपको हमसे बेहतर पता होगा जिसमें आपका फायदा है और किसमें नुकसान। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। ये सुन के तो मिस्टर राजीव और जीवन दोनों चौंक जाते हैं, जीवन खुद से। वैसे तो अगर कभी इससे पहले मैंने इसका प्रोजेक्ट छीनने की कोशिश की है तो ये अपनी पूरी पावर लगाकर उस प्रोजेक्ट को वापस ले लेता था, लेकिन आज इतनी शांति से कैसे? ये सुन के तो मिस्टर राजीव भी चौंक गए थे, लेकिन वो जल्दी ही डील साइन करके एकांश और जीवन को थैंक्स बोलकर अपने सेक्रेटरी के साथ बाहर की ओर चले गए। एकांश, क्या हुआ मिस्टर मल्होत्रा, आप कहाँ खो गए? मुझे सच में इन सब से कोई दिक्कत नहीं है। जीवन, लगता है तुम वो करना भूल गए हो, तभी तो अपना ये प्रोजेक्ट ऐसे ही मुझे दे दिया। एकांश एक तिरछी स्माइल के साथ, प्रोजेक्ट क्या? मुझे लगता है अभी तो तुम मुझसे मेरा और कुछ भी लेने वाले हो, लेकिन वो शायद मैं तुम्हें इतनी आसानी से न दूं। हाँ, अगर तुम उसे पाने की कोशिश करोगे तो जरूर सोचूं। और बाय बाय, टेक केयर, अब तो हमारी मुलाकात होती रहेगी, कहते हुए अविनाश के साथ बाहर चला जाता है। और रूम में विशाल जीवन से ये किस चीज की बात करके गए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया, और इस बार इसने बिना किसी लड़ाई झगड़े के प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को हैंडओवर कैसे कर दिया? जीवन, मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ, मुझे ये कुछ बदला बदला सा लग रहा है। फिर एक लंबी सांस लेते हुए, खैर तुम वो सब छोड़ो और जिसे ढूंढने के लिए मैंने कहा था उसकी इन्फॉर्मेशन जल्दी से कलेक्ट करो और मुझे उसका एड्रेस कल तक मिल जाना चाहिए। विशाल, येस बॉस, बस आज रात का वेट कीजिए, कल तक हम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जीवन बस हाँ में सिर हिला देता है। एपिसोड 9। थोड़ी देर बाद जीवन और विशाल एक क्लब में चले जाते हैं और वहां पर बार काउंटर पर बैठ जाते हैं। इसी क्लब में जिया और अवनी भी अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हुई थी। अवनी जिया से, जिया अब चल यहाँ से, अगर एकांश जी को पता चल गया ना कि हम यहाँ हैं तो बहुत डांट पड़ेगी। जिया डांस करते हुए, चील मेरी जान भाई, कुछ नहीं कहेंगे, मैं उन्हें समझा लूंगी, तू टेंशन न ले, डांस कर। अवनी बस न में अपना सिर हिला देती है और फिर साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। अवनी वहां खड़ी ही थी कि कोई उससे टक्कर मारता है तो वो जीवन से टकरा जाती है। जीवन उसे जल्दी से पकड़ लेता है। विशाल ये देखकर अब ये लड़की भी दूसरों की तरह कहेगी, सॉरी सर, मैं गलती से आपके ऊपर गिर गई। जीवन थोड़ा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं थी जो लड़कों को सेड्यूस करती थी, लेकिन अवनी के मुंह से आगे के शब्द सुन के उसे कुछ अपनापन सा महसूस हुआ। इससे पहले जीवन कुछ बोलता, अवनी बोली, सॉरी भैया, वो किसी ने हमें गलती से टक्कर मार दी इसलिए हम गिर गए। तभी वो लड़का जिसने टक्कर मारी थी, अरे मैडम, मैंने तो जानबूझकर टक्कर मारी है, तुम कहो तो एक बार और मारूं क्या? दिखने में तो मस्त दिखती है, तो क्या कहना है, चलती है क्या मेरे साथ, एक रात में मालामाल कर दूंगा तुझे। अवनी उससे थोड़ा डरते हुए बोलती है, देखिए हम ऐसी वैसी लड़की नहीं है, आप हमें गलत समझ रहे हैं। वो लड़का और समझना किसे है, मुझे तो चखना है तुम्हें। इससे पहले वो अवनी का हाथ पकड़ता, उससे पहले ही किसी ने उसके बालों को पकड़कर पीछे की ओर कर दिया, जिससे वो लड़का नीचे जा गिरा। अबे ओ जिंदूर, शक्ल देखी है तूने अपनी? पहले अपनी शक्ल देख, जाकर आईने में समझा, फिर जाकर मेरी फ्रेंड के सामने आना। ये किसी और ने नहीं, जिया ने किया था। जिया अवनी के लिए तो किसी से भी लड़ने को तैयार रहती थी, सिवाय अपने भाई से, क्योंकि उसके सामने तो कभी किया की जुबान नहीं चलती थी। जीवन बस एक टक जिया को देख रहा था। इस वक्त जिया ने ब्लैक पेंट और ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी और अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। जीवन एक तिरछी स्माइल के साथ, आखिर मिल ही गई तुम मुझे बेबी डॉल। अवनी, जिया छोड़ उसे, चलते हैं यहाँ से। जिया, अवनी से नहीं मेरी जान, इन जैसे को सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है, ये लड़कियों को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझते हैं। जिया अवनी से बात ही कर रही थी कि वही वो लड़का अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता और खड़ा होकर अपने साइड से एक बियर की बोतल उठाकर जिया की तरफ फेंक देता है। जिया बस एक टक खड़ी हुई देख रही थी, तभी जीवन आगे बढ़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है और वो बोतल अवनी को लगने लगती है। इससे पहले वो बोतल अवनी को लगती, एक शख्स उसके सामने अपनी पीठ खड़ी करके खड़ा हो जाता है, जिससे वो बोतल इस शख्स की पीठ पर लग जाती है। अवनी, जिसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी, वो बोतल की आवाज सुन के धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसके सामने एकांश खड़ा हुआ था। ये देखकर अवनी, एकांश आप ठीक तो है ना? आपको वो कांच की बोतल लग गई है, आप अभी हॉस्पिटल चलिए। एकांश अवनी को इस तरह से पैनिक होते देख जल्दी से उसे गले लगा लेता है और कहता है, चांद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना?
अबे ओ मजनू, छोड़ उसे, जा, रात वो मुझे चाहिए, तू चाहे तो उसे कल लेकर चले जाना। ये उसी लड़के ने कहा था जिससे अवनी की टक्कर हुई थी। ये सुन के तो एकांश का खून खोल उठता है और जिया जो कि जीवन की बाहों में थी वो झट से उसे अलग होकर एकांश की ओर आकर कहती है, भाई ये लड़का अवनी को छेड़ रहा था, कामिना कहीं का, आप इसकी चटनी बना दो पूरी। जीवन जिया के मुंह से एकांश के लिए भाई सुन के हैरान हो जाता है। फिर वो थोड़ी देर पहले एकांश की बात को याद करता है जो एकांश ने कही थी कि अभी तो तुम मुझसे मेरा कुछ कीमती भी लेने वाले हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। जीवन ये बात याद करके समझ जाता है कि एकांश को पहले से ही पता था कि वो जिया की ढूंढ रहा है। तभी एकांश जिया के बात सुन के उस लड़के की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर वो लड़का भी अपने और दोस्तों को बुला लेता है। इस वक्त एकांश सिर्फ अकेला आया था, उसने अविनाश को घर भेज दिया था और अपने बॉडीगार्ड्स भी वो साथ में लेकर नहीं आया था। जब उसे पता चल कि अवनी क्लब में है तो वो अपनी कार लेकर सीधा यही आ गया था। इस वक्त एकांश के सामने 78 लोग खड़े थे। एकांश को मरने के लिए जैसे ही एक लड़का आगे आया, एकांश ने उसके हाथ को पकड़कर मरोड़ दिया, जिससे वो लड़का दर्द से कहराने लगा और बाकी के लड़के उसे देखकर डरने लगे। एकांश एक एक करके सभी को मार रहा था, तभी एक लड़का पीछे से एकांश से सर पर बॉटल से वार करने लगता है। ये देखकर जिया और अवनी एक साथ चीखते हैं, भाई एकांश। लेकिन इससे पहले वो बॉटल एकांश को लगती जीवन ने उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। इस वक्त जीवन और एकांश एक साथ लड़ रहे थे। विशाल, जिया और अवनी तीनों ही खड़े हुए ये नज़ारा देख रहे थे। तभी एकांश उस शख्स को पकड़ते हुए जिसने अवनी के बारे में गलत बोला था, वो उससे धीरे से कहता है, इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुझे, तूने मेरे चांद को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है, तेरा तो वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कहते हुए एकांश अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है जो अब तक उस क्लब में आ गए थे। बॉडीगार्ड इशारा पाते ही उस लड़के को घसीटते हुए बाहर की ओर ले जाते हैं। एकांश एक नज़र जीवन को देखकर, थैंक यू फॉर योर हेल्प। जीवन, इट्स ओके, अपनी बहन के लिए तो कुछ भी। एकांश जीवन को टीज करते हुए एक डेविल स्माइल के साथ, तो तुम मेरी बहन को अपनी बहन समझते हो क्या? जीवन ये सुन के चिढ़ जाता है और वो थोड़ा गुस्से से कहता है, मैं तुम्हारी बहन की नहीं तुम्हारे चांद की बात कर रहा हूँ। एकांश उसके मुंह से चांद सुन के कहता है, उसे चांद कहने का हक सिर्फ मेरा है, समझे, तुम्हारा नहीं। जीवन एक तिरछी स्माइल के साथ, उसने अभी मुझे अपना भाई कहा है तो आज से मैं उसका भाई हूं और मैं जो चाहे उसे बुला सकता हूं। एकांश इससे पहले कुछ कहता जीवन अवनी के पास जाकर, बेटू तुम ठीक हो ना, कहीं लगी तो नहीं? अवनी ये सुन के थोड़ी इमोशनल हो जाती है और फिर जीवन से कहती है, मैं ठीक हूं भैया। जीवन ये सुन के उसके सिर पर हाथ फेर देता है, जिससे एकांश पूरा चिढ़ सा जाता है। फिर वो अवनी और जिया को देखते हुए, पार्किंग एरिया में आओ तुम दोनों, कहते हुए बाहर चला जाता है। जिया एक नज़र जीवन और विशाल को देखकर अवनी का हाथ पकड़कर एकांश के पीछे पीछे चली जाती है। जीवन भी उन दोनों के पीछे चलने लगता है। तभी विशाल खुद से, मतलब अब एकांश जीवन का साला बनेगा? ओ तेरी के, जिया एकांश की बहन है। जीवन तो एकांश की बहन को ही पिछले 5 महीनों से ढूंढ रहा था, अब जब इसे मिली है तो ये इसके दुश्मन की बहन निकली। चल विशाल, चल के देख कहीं ये दोनों उनके सामने ही लड़ ना पड़े। कहते हुए विशाल भी बाहर की ओर आ जाता है। वहीं पार्किंग एरिया बिल्कुल खाली हो चुका था, वहां पर बस अवनी और जिया अपना सिर झुकाए खड़े थे। एकांश, तुम दोनों यहां पर आने वाले हो, बताया क्यों नहीं मुझे? अवनी खुद में बड़बड़ाती है, जैसे बताते तो हमें खुद यहां पर लेकर चले आते। जिया से सुन लेती है और दबे मुंह हंसने लगती है। एकांश फिर से, क्या तुम दोनों को जरूरी नहीं लगा कि एक बार भी मुझे बता दो? मुझ ना सही, एटलीस्ट अविनाश को तो बता ही सकते थे ना। अवनी जिया से धीरे से कहती है, अब बोलना, चुप क्यों खड़ी हुई है? अंदर तो बड़ा कह रही थी मैं भाई को संभाल लूंगी, अब यहां तुम्हारी जुबान नहीं खुल रही है। जिया, ज्यादा मत बोल यार, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया अंदर, और तू कब से मेरी बातों की सीरियस लेने लग गई? हाँ। अवनी ये सुन के अपनी बड़ी आंखों से कभी एकांश को देखती है तो कभी किया को, और वो अपनी आंखों को बार बार झपका रही थी जिससे वो और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। एकांश का ये देखकर तो खुद से कंट्रोल छूटने लगा, बट फिर उसने खुद को कंट्रोल करते हुए, बताओ मुझे चांद, तुम और जिया यहाँ पर क्या कर रही थी? अवनी अभी भी घबरा रही थी कि कहीं एकांश और गुस्सा ना हो जाए। तभी जिया उसके पास आकर धीरे से कहती है, अवनी की बच्ची भाई पर अपने प्यार का थोड़ा जादू चला जिससे हम उनकी डांट से बच सके।
अवनी ये सुनकर एकांश की तरफ देखकर बहुत प्यार से, हबी वो क्या है ना, आजकल आप मुझसे बहुत प्यार से बात कराने हैं, नहीं मुझे ज्यादा डांटते हैं और नहीं बेवजह पनिश करते हैं, इसलिए मैं और जिया बस इसी खुशी में क्लब आए थे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम अगली बार से यहाँ पर नहीं आएंगे। कहते हुए अवनी की आंखें नम गई। एकांश का सारा गुस्सा तो अवनी के मुंह से हबी सुन के ही खत्म हो गया। फिर वो उसकी नम आंखें देखते हैं उसके पास आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है और तुम दोनों यहाँ आ भी सकती हो, बस अगली बार आने से पहले मुझे बता देना ताकि मैं तुम दोनों की साफ टेकर सकूं, ओके। अवनी और जिया ये सुन के खुश हो जाती है। तभी जीवन जो दूर से खड़ा ये सब देख रहा था वो एकांश के पास आया और उसने उससे कहा, मिस्टर एकांश आपने बताया नहीं कि आपने शादी करी, इससे पहले एकांश कुछ बोलता। जिया बोली, क्यों आपको बर्तन मांजने आना था क्या मिस्टर, जो आपको बताते। ये सुनकर तो पीछे खड़े विशाल की हंसी आ जाती है और वो हंसने लग जाता है। जीवन जो जिया की ये बात सुनकर अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है, वो अपनी डेविल नजरों से विशाल को देखने लगता है जिससे विशाल तुरंत हंसना बंद कर देता है। जीवन, जिया से क्या तुम जानती नहीं मैं कौन हूं, या मिस्टर एकांश ने कभी तुम्हें बारे में बताया नहीं? जिया, क्या आप कहीं के राजा महाराजा है क्या, जो भाई को आपको मुझसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था? जीवन ये सुन के अपने मन में किसी डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं है, इन दोनों भाई बहन के लिए इनकी बातों से ही पता चलता है कि दोनों सगे हैं और ये लड़की इंडिया के टॉप बिजनेसमैन को नहीं जानती। एकांश, जिया, ये मिस्टर जीवन मल्होत्रा है, इंडिया के टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक और मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जीवन और विशाल ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि एकांश ने उसे अपना दोस्त कहकर इंट्रोड्यूस करवाया है। जिया ये सुनकर, ऑफ भाई मुझे। फिर जीवन की ओर देखते हुए, सॉरी सर, एक्चुअली मुझे बिजनेस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो मुझे बिजनेसमैन के बारे में भी नहीं पता। जीवन तो उसके एक्सप्रेशन के नोटिस कर रहा था जो बिल्कुल नॉर्मल थे, वो मन में, मतलब इस लड़की ने मेरा नाम सुनने के बाद भी मुझे नहीं पहचाना क्या, ये हमारी पहली मुलाकात भूल चुकी है, माना कि मुझे याद नहीं था ठीक से, लेकिन इसे तो याद होना चाहिए था ना। जीवन बस एक डेंजर लुक के साथ जिया को देखता है। फिर एकांश, जाओ तुम दोनों कार में बैठो, मैं जरा अपने दोस्त को बाय बोलकर आता हूँ। फिर जीवन अवनी की ओर देखकर, बाय बेटू, मिलते हैं कल, और फिर जिया की तरफ देखकर, बाय मिस अवनी, बाय भैया। जिया बस एक जबरदस्ती की स्माइल करती है और अवनी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कार में ले जाती है। उन दोनों के जाने के बाद ही जीवन एकांश से, क्या तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारी बहन को ढूंढ रहा था? एकांश, हाँ। जीवन, कैसे? एकांश, अब मेरी बहन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकलेगा तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? जीवन, तुमने बेटू और जिया के सामने मुझे अपना दोस्त क्यों कहा, दुश्मन भी तो कह सकते थे ना, आफ्टर ऑल हम एक दूसरे के बहुत पुराने दुश्मन जो है। एकांश उसके थोड़ा करीब जाकर, तो तुम क्या चाहते हो जीजा जी कि मैं अपनी बहन के सामने तुम्हारी इमेज खराब कर दूं क्या? जीवन उसके मुंह से जीजा सुनकर मन ही मन खुश हो जाता है, लेकिन अपने चेहरे पर अपनी मुस्कान आने नहीं देता। फिर वो एकांश से, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हुआ? एकांश, तुम पसंद नहीं उससे प्यार करते हो और मुझे पता है मेरी बहन के लिए तुमसे अच्छा कोई हो नहीं सकता, तुम उसे अपने और मेरे दुश्मनों से हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। जीवन एक तिरछी स्माइल के साथ, और अगर मैं तुम्हारी बहन का फायदा उठाकर चला जाऊं तो? एकांश भी एक डेविल स्माइल के साथ, मुझे पता है तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे, और अगर कर भी दिया तो फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जीवन, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, मैं उससे पिछले 5 महीनों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था और अब जब वो मुझे मिल चुकी है तो मैं उसे खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। एकांश, इतना भी आसान नहीं है उसे पाना, तुम्हें उसका दिल जीतने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। जीवन, प्यार में हर कोशिश जायज है, अब तो तुम्हारी बहन को अपना बनाना है और तुम मेरी बहन और अपनी बहन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। एकांश, अगर तुम नहीं भी कहोगे तो भी मैं रखूंगा ही, वो दोनों जान है मेरी। जीवन, क्या बात है, लगता है तुम हमारी दुश्मनी भूल चुके हैं। एकांश, भूला नहीं हूं, बस इस दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो रहने देते हैं, हम दुश्मन ही ठीक है। जीवन, चुप कर साले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकांश, जीवन के थोड़े मजे लेते हुआ, किसमें दुश्मनी निभाने में? जीवन थोड़ा सा झुंझलाकर, अबे नहीं यार, रिश्तेदारी निभाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आज से ये बात अच्छे से जान ले, जिया सिर्फ मेरी है, कोई उससे मुझे दूर नहीं कर सकता। एकांश, मैं करना भी नहीं चाहता तुम्हें उससे दूर।
जीवन थोड़ा रिलैक्स होकर, वैसे कल मुझे अपने घर लंच पर तो इनवाइट कर रहे हो ना, वो क्या है ना, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी शादी हो गई है, तो मुझे बेटू से अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाना। एकांश हाँ हाँ आ जाना अपना मुंह उठाकर, अगर मैं मना करूंगा तो कौन सा तुम रुकने वाले हो। जीवन एक तिरछी स्माइल स्मर्क के साथ, ठीक है अब मेरा होने वाला साला इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहा है तो आ जाऊंगा। ये सुन के तो एकांश की आंखें छोटी हो गई और वो कहता है चलता हूं अब। जीवन एकदम सीरियस और तिरछी स्माइल के साथ कहता है, उन दोनों को घर छोड़ने के बाद जहां तुम जा रहे हो मुझे वहां की लोकेशन सेंड कर देना। एकांश पीछे मुड़कर बस अपनी एक आईब्रो ऊपर करके जीवन को देखने लगता है। तो जीवन बोलता है, अब जिसने मेरी होने वाली वाइफ को चोट पहुंचाने की कोशिश की है उसे थोड़ी सजा तो देना मेरा भी हक बनता है ना। एकांश बस एक डेविल स्माइल के साथ अपना सिर हाँ में हिला देता है। उसके बाद वो जिया और अवनी को घर ड्रॉप करने चला जाता है। इधर विशाल जीवन से, मिस्टर एकांश को कैसे पता चला कि हम उसकी बहन को ढूंढते हैं और वो इतनी आसानी से अपनी बहन की शादी करवाने के लिए कैसे मान गया, वो भी तुम जैसे डेविल से। जीवन तो तुम कहना क्या चाहते हो, मैं जिया से शादी करने के लायक नहीं हूं और हमेशा सिंगल ही रहूं। विशाल हड़बड़ाते हुए, अरे नहीं यार मैं तो बस मजाक कर रहा था, और एकांश इतनी जल्दी कैसे मान गया। जीवन ये तो मुझे भी नहीं पता है कि एकांश करना क्या चाहता है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उसकी कही हर एक बात ये सच्चाई थी। तभी जीवन के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। जीवन एक डेविल स्माइल के साथ, चलो किसी को मौत के दर्शन करवाकर आते हैं, कहते हुए जीवन और विशाल कार में बैठ जाते हैं। आखिर क्या है अवनी और जीवन का रिश्ता, क्यों उन्हें अपनेपन का एहसास हुआ। एपिसोड 10। एकांश अवनी और जिया को घर के बाहर ही ड्रॉप कर देता है और कार को घुमाकर दूसरे रास्ते पर मोड़ लेता है। कुछ देर बाद एकांश की कार एक सुनसान जगह पर रुकती है जहां चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़ थे, तो वो बाहर निकलकर देखता है कि जीवन और विशाल कार के बोनट पर बैठे हुए थे। जीवन इस वक्त अपने फोन में जिया की फोटो देख रहा था जो उसने चुपके से क्लब में खींची थी। तभी उसने अपना मोबाइल बंद करके एकांश को देखा जो उन्हीं की तरफ आ रहा था। एकांश चलो, इतना कहते ही जीवन और विशाल एकांश के पीछे चल देते हैं। कुछ ही देर में एकांश इस वक्त एक घर के सामने खड़ा था जो चारों तरफ से बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था। विशाल ये देखकर मन में क्या बात है, जंगल के बीचों बीच एक आलीशान घर, क्या होगा इसके अंदर। जीवन जो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था, उसने उसे देखकर अंदर चलो पता चल जाएगा कि अंदर क्या है। विशाल ये बात सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। उसे पता था कि जीवन उसके एक्सप्रेशन को देखकर ही उसके मन की बात जान लेता है। फिर वो तीनों अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही सारे बॉडीगार्ड एकांश के सामने सिर झुका लेते हैं। तभी एकांश उनमें से एक को, अमन कौन से रूम में है वो। ये है अमन जो एकांश के बॉडीगार्ड टीम का हेड है। उम्र तकरीबन 25 साल, हमेशा सीरियस लुक में रहता है बंदा। अमन राइट साइड सर। एकांश उसकी ये बात सुनकर राइट साइड बने रूम के दूर को ओपन करता है। डोर ओपन होते ही उन सभी को चेयर पर बंधा एक लड़का दिखाई देता है जिसे देखकर ये लग रहा था जैसे इसे बहुत टॉर्चर किया हो। उसके सिर, हाथों और पैरों से खून ही खून निकल रहा था। उसके चेहरे पर भी मारने पीटने के निशान थे। एकांश और जीवन ये देखकर अपने कदम उस ओर बढ़ा देते हैं। एकांश उसके चेहरे के नजदीक जाकर देखता है तो वो बेहोश पड़ा हुआ था। एकांश अमन को अपने हाथ से इशारा करता है। इशारा पाते ही अमन के साइड में खड़ा बॉडीगार्ड एक गर्म पानी की बाल्टी उस लड़के के ऊपर डाल देते हैं, जिससे वो लड़का जल्दी से होश में आकर चिल्लाने लगता है। और फिर वो अपने सामने जीवन और एकांश को खड़ा देख कहता है, अच्छा नहीं कर रहे हो ये, तुम दोनों जानते नहीं हो मेरे पापा को, वो पॉलिटिक्स में है, तुम दोनों का बिजनेस ठप करवा देंगे। ये सुनकर एकांश और जीवन एक दूसरे को देखते हैं और फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी इस वक्त इतनी खतरनाक थी कि सामने चेयर से बंधे हुए लड़के को डर लगने लगता है। एकांश और जीवन फिर चुप जाते हैं और एकांश उस लड़के की तरफ देखकर बोलता है, तू मेरी चांद के साथ एक रात बिताना चाहता था, हाँ, और तूने उसे हट करने की कोशिश भी की है। जीवन और मेरी बॉबी डॉल को भी हट करने की कोशिश की है। ये लड़का वही था जिसने क्लब में जिया और अवनी पर अटैक किया था। इसका नाम शुभम शेखावत है। इसके पापा एक पॉलिटिक्स है। एकांश और धमकी किसे दे रहा है, तू लगता है जानता नहीं है कि हम कौन है। एक ही मिनट में तेरे बाप को सड़क पर ला सकता हूं जिसका तू रौब झाड़ रहा है। एकांश सिंघानिया नाम है मेरा।
शुभम ये सुनकर डर जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, गलती हो गई मुझसे, अगली बार से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जीवन, जरूर हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन यहाँ से नहीं, सीधा दुनिया से। कहते हुए जीवन अपने साइड में रखा चाकू उठाता है और शुभम को देखकर कहता है, इसी हाथ से तूने उसे बॉटल मारने को कोशिश की थी ना, और उस चाकू से शुभम की उस हाथ की उंगलियां काट देता है, जिससे शुभम की दर्द भरी चीख निकल जाती है। तभी एकांश आगे बढ़कर दूसरे चाकू से उसकी गर्दन पर चला देता है, जिससे वो फिर से बेहोश हो जाता है। एकांश ये देखकर डरपोक साला अभी इसे टॉर्चर करना शुरू भी नहीं किया और फिर से बेहोश हो गया। फिर अमन की तरफ देखते हुए, अभी मरना नहीं चाहिए, ये इसे होश में को और फिर से टॉर्चर करो। अमन, यस सर। फिर जीवन, विशाल और एकांश उस घर से बाहर की ओर चलकर वापस उसी रास्ते पर आ जाते हैं। तभी जीवन एकांश से, कल आ रहा हूं मैं, अपने जीजा का अच्छे से स्वागत करना, ओके। एकांश, हाँ तो साले आ जाना, किसने रोका है तुझे। जीवन, करेक्शन मिस्टर एकांश, साला मैं नहीं, आप मेरे बनोगे, वो भी बहुत जल्द। एकांश, मैंने तो गाली दी है तुम्हें, साला जीजा वाला साला नहीं कहा है। जीवन ये सुनकर चिढ़ जाता है और कहता है, ये सब मुझे मत बोला कर, समझा। एकांश, नहीं समझा, प्लीज आप मुझे समझाने की थोड़ी तकलीफ उठाएंगे। जीवन, मुझे कोई तकलीफ नहीं उठानी, मुझे अभी घर जाकर काम करने हैं। एकांश, हाँ जल्दी जाओ, अगर घर जल्दी जाओगे और सो जाओगे तो कल जल्दी ही उठ जाओगे ना। जीवन, हाँ। एकांश विशाल की ओर देखकर, अपने फ्रेंड को कल अच्छे से टाइम बताते रहना, कहीं ऐसा न हो लंच टाइम में आने की जगह ये मुझे सुबह ब्रेकफास्ट पर ही मेरे घर की डाइनिंग टेबल पर बैठे मिले। विशाल, डोंट वरी, मैं कल ऐसा ही करूंगा। जीवन विशाल को एक किलर लुक देता है, फिर एकांश की ओर देखते हुए, घर जाओ अब तुम भी, तुमसे बहस करने का मूड नहीं है मेरा। एकांश, ठीक है जाता हूं, जब मूड हो तो कॉल कर लेना। जीवन, तू मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है जिसे मैं कॉल करूंगा। एकांश उसकी बातों को इग्नोर करके कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। विशाल और जीवन भी वहां से अपने घर की ओर चल देते हैं। सिंघानिया मैंशन। अवनी और जिया इस वक्त अवनी के रूम में बैठी बातें कर रही थी। जिया अवनी से, यार वो बंदा कितना हॉट था। अवनी, किसके बारे में बात कर रही हो जिया। किया, अरे वही जिससे भाई ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जीवन मल्होत्रा। अवनी, अच्छा जीवन भाई। जिया, हाँ वही, तुम्हें पता है मैंने उसे पहले देखा है। अवनी, किसी मैगजीन में देखा होगा। जिया, अरे नहीं यार, तुम्हें याद है 5 महीने पहले मैं कॉलेज की तरफ से एक ट्रिप पर कश्मीर गई थी। अवनी, हाँ हम अच्छे से याद है, हम बीमार हो गए थे इसीलिए हम तुम्हारे साथ नहीं जा सके। जिया, हाँ और उस ट्रिप से वापस आने के बाद मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने एक लड़के की जान बचाई है जिसका एक्सीडेंट हो गया था, मैं उसे लेकर हॉस्पिटल गई थी और वहां पर उसे ब्लड भी दिया था। अवनी, हाँ हमें याद है, और तुम उससे अगले दिन ही तो ट्रिप से वापस आ गई थी। जिया, हाँ और ये वही लड़का है जिसकी हमने जान बचाई थी। अवनी, शौक होकर क्या। जिया, अरे आराम से, कान के पर्दे फाड़ोगी क्या। अवनी, सॉरी सॉरी, तो तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं। जिया, छोड़ ना यार, क्या फायदा बताकर, और वैसे भी उस दिन तो वो बेहोश पड़े थे, उन्होंने तो मेरा चेहरे को भी नहीं देखा था। अवनी, और फिर क्लब में अनजान बनने का नाटक वो क्यों किया, एटलीस्ट हाय हेलो तो बोल सकती थी ना, उल्टा उनकी इंसल्ट कर दी तूने ये कहकर कि तुम उन्हें नहीं जानती। जिया, उस वक्त मैं खुद उसे देखकर शॉक हो गई थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और फिर मैंने ऐसा रिएक्ट किया कि मैं उसे जानती नहीं, ताकि भाई को ना पता चल जाए कि मैं कश्मीर ट्रिप पर गई थी। तुम्हें तो पता है ना, हमने भाई को ये बात नहीं बताई थी, तो अगर मैं उससे वहां पर बात करती तो वो लड़का हमारी बातों से भाई को हम पर शक करवा देता और फिर डांट पड़ती वो अलग। अवनी, हाँ यार, हम तो ये भूल ही गए थे कि हमने एकांश जी से ये बात छिपाई है। एक जो अभी अभी रूम के दरवाजे तक आया था, उसने कहा, क्या छुपाया है मुझसे चांद। अवनी और जिया एकांश की आवाज सुनकर चौंक जाती हैं। जिया तो जल्दी से बोलती है, भाई आप आ गए, अब आप और अवनी रोमांस बातें कीजिए, मैं चली सोने। और अवनी को पीछे से नाका इशारा करती है और फिर रूम से बाहर निकलकर अपने रूम की ओर भाग जाती है। अवनी मन में, जिया की बच्ची हर बार मुझ फंसाकर भाग जाती है। एकांश जिया के जाते ही दरवाजे की अंदर से बंद करते हुए अवनी के पास आकर कहता है, तो मेरा चांद मुझसे क्या छुपा रहा है। अवनी घबराती हुई का, कुछ नहीं, वो तो बस जिया और मैं ऐसे ही बातें करे रहे थे। एकांश, चांद क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ। अवनी, नहीं।
एकांश तो तुम्हें ये क्यों लगता है मैं तुम्हारी ऐसी बात पर विश्वास करूंगा? अब जल्दी से मुझे बताओ क्या छुपा रही थी? अवनी मन में कुछ सोच। अवनी अगर एकांश जी को सच बताया तो जिया मुझे नहीं छोड़ेगी, अगर नहीं बताया तो एकांश जी मुझे नहीं छोड़ेंगे। अवनी कुछ सोचकर, हाँ अवनी, जिया ने आज तुझे कहा था कि अपने प्यार का जादू चला, अब मेरे प्यार का जादू ही मेरे इस प्यार से मुझे डांट खिलाने से बचाएगा। अवनी अपनी सोच से बाहर निकलकर मासूम सा चेहरा बनाकर, हब्बी पहले आप प्रॉमिस करो कि आप डांटोगे नहीं। एकांश तो अवनी के मुंह से हबी सुनकर ही खुश हो जाता है। उसका मन अभी उछलने का कर रहे था, बट फिर वो अवनी को देखकर कहता है, चांद सच में डांटूंगा नहीं, बताओ क्या बात थी? अवनी बेड के पास से जाकर अपने तकिए के नीचे से चॉकलेट से भरा बॉक्स उठाती है और उसे एकांश के सामने करके कहती है, हम ये छुपाने की बात कर रहे थे, हमने आपसे ये छुपाया है कि जिया और मैं चोरी छुपे चॉकलेट खाते हैं। एक ये सुनकर कहता है, बस इतनी सी बात चांद, तुम दोनों चॉकलेट खा सकती हो लेकिन ज्यादा नहीं, ओके? अवनी जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला देती है, फिर उसे कुछ याद आता है और वो एकदम से कहती है, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो? अपने रूम में जाओ ना, अगर निहाल या मम्मी जी ने देख लिया तो? एकांश, कोई नहीं देखेगा चांद, आज वो दोनों ही घर पर नहीं है। अवनी, तो फिर कहाँ गए हैं? एकांश, तुम ये सब छोड़ो और मुझ पर ध्यान दो, जाओ पहले मेरे लिए मेरे रूम से कपड़े लेकर आया, और हाँ 45 जोड़ी कपड़े लेकर आना, समझी? अवनी, हाँ समझ गए, आप तब तक फ्रेश हो जाए। एकांश बाथरूम में चला जाता है और अवनी एकांश के रूम से उसके कपड़े लेने के लिए। अवनी थोड़ी देर में ही कपड़े लाकर बेड पर रख देती है और साइड में रखे बॉक्स से एक चॉकलेट उठाकर खाने लगती है। थोड़ी देर बाद एक वॉशरूम से बाहर आया तो अवनी एकटक उसे देखने लगी। एकांश ने इस वक्त अपने कमर के इर्द गिर्द सिर्फ एक टॉवल लपेट रखा था, बाकी उसका ऊपर का हिस्सा न्यूड था जिससे उसकी एब्स साफ नजर आ रही थी। एकांश अवनी को देखता है जो अभी भी चॉकलेट खाती थी और मैं फाड़े उसकी तरफ ही देख रही थी। एक इसके पास जाता है और कहता है, चांद ऐसे कौन चॉकलेट खाता है? देखो तो ऐसा लगता है जैसे तुमने अपने मुंह से चॉकलेट नहीं खाई बल्कि सारी चॉकलेट में अपना हाथ डूबा दिया। अवनी, जिसकी नज़र सिर्फ एकांश की एब्स पर थी, वो अपने बेख्याली में अपने चॉकलेट से सने हुए हाथ से ही एकांश की एब्स को प्रेस करने लग जाती है, जिससे एकांश की सांसें गहरी होने लगती हैं। अवनी एकांश के पूरे सीने पर अपना हाथ फेर रही थी। एकांश का पूरा सीना चॉकलेट से सना हुआ था। तभी एकांश से कंट्रोल नहीं होता तो वो अवनी का हाथ पकड़ लेता है, जिससे अवनी होश में आती है कि वो क्या कर रही थी। फिर वो एकांश को देखकर झेप जाती है जो उसे ही देख रहा था और अपनी नजरें इधर उधर करके कहती है, हाँ हम आपके लिए खाना लेकर आते हैं, तब तक आप कपड़े पहन लीजिए। एकांश उसका हाथ पकड़कर, खाने की भूख नहीं है चांद, मुझे तो अब कुछ और ही खाना है। अवनी ये सुनकर अपनी नजरें नीची कर लेती है तो एकांश उससे फिर से कहता है, पहले तुम अपनी चॉकलेट पूरी फिनिश करो। अवनी, लेकिन हमने अपनी पूरी चॉकलेट खा ली है। एकांश बेड पर लेटता हुआ, मुझे तो नहीं लगता चांद, और अपने सीने की ओर इशारा करता है और कहता है, इसे खाओ पहले, फिर तुम्हारी सारी चॉकलेट फिनिश होगी। ये सुनकर तो अवनी शर्म से पानी पानी हो जाती है और उसके गाल भाई एकदम लाल हो जाते। फिर वो एकांश को देखकर, आप प्लीज फिर से फ्रेश हो जाए और इसके लिए आई एम रियली सॉरी। एकांश, चांद इधर आओ और अपनी चॉकलेट फिनिश करी, वरना अगर मैंने तुम्हें खाना शुरू किया तो मुझे नहीं पता कब मेरा पेट भरेगा। ये सुनकर तो अवनी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो एकदम से बेड के पास आकर एकांश के साइड में लेट जाती है और एकांश के सीने पर लगी हुई चॉकलेट को अपनी जीभ से चाटकर खाने लगती है। ये महसूस करके तो एकांश अपनी आंखें बंद कर लेता है और अवनी की कमर को अपने एक हाथ से टाइटली पकड़ लेता है। कुछ देर तक अवनी ने सारी चॉकलेट खाकर एकांश के सीने को साफ कर दिया था। वो अब अपनी नजरें उठाकर एकांश को देखती हैं जो अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए लेटा था। इस वक्त अवनी और एकांश दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। एकांश अवनी के रुकने से अपनी आंखें खोलकर उसे देखता है तो उसकी नजर अवनी के चॉकलेट से सने हुए होठ की तरफ जाती है। ये देखकर तो एकांश अपना कंट्रोल खो देता है और झट से अवनी को अपने नीचे करके उसकी होठों पर टूट पड़ता है। एकांश अवनी को बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था, जिसे अवनी भी मदहोश होकर एकांश का साथ देने लगती है। ये देखकर तो एकांश अवनी को और भी तेजी से किस करने लगता है। एकांश कभी अवनी के लोअर लिप को अपने होठों के तले दबाता तो कभी अपर लिप को। तकरीबन 25 मिनट बाद एकांश अवनी को छोड़ता है और उसके लाल चेहरे को देखकर कहता है, चॉकलेट सच में बहुत टेस्टी थी।
अवनी ये सुनकर अपनी गर्दन दूसरी ओर की लेती है। अब एकांश के सामने अवनी की सुरीली गर्दन थी। वो ये देख कि जल्दी से अपने होंठ उस पर रख देता है। अवनी जो पहले से ही अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, एकांश के होंठ अपनी गर्दन पर महसूस होते ही उसके मुंह से आह निकल जाता है। एकांश अवनी के मुंह से ऐसी आवाज सुनकर और तेजी से उसकी गर्दन कंधे और अपने होंठ चलाने कहता है, जिसे महसूस करके अवनी की कमर ऊपर की ओर उठ जाती है और वो एकांश के कंधे पर अपना हाथ कसते हुए कहती है, हब्बी प्लीज मत कीजिए ना। एकांश उसकी गर्दन पर अपने होठ चलाते हुए, चांद मत रोको ना, बच थोड़ा और रोमांस करने दो प्लीज, ये कहकर एकांश अवनी की गर्दन पर बाइट कर लेता है, जिससे अवनी फिर से एक बार आह कहती है और अपने नाखूनों को एकांश की पीठ पर गड़ा देती है।